हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसका लेक्चर लेके आए हैं। यहाँ हम केमिस्ट्री कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिससे हमारे बाकी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि मोल्स, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है मैटर। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक मैटर और एक एनर्जी। तो जो मैटर है वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो बाद के चैप्टर्स में आएगा। तो मैटर से स्टार्ट करते हैं। मैटर जो है वो दो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, एक फिज़िकल और एक केमिकल। जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है उसमें सॉलिड स्टेट आता है, लिक्विड स्टेट आता है और गैस स्टेट आता है। जो सॉलिड होता है उसके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, और जो गैस होता है उसके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना डेफिनेट शेप होता है। इसका एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, ये जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया और बहुत सारी चीज़। लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल और भी बहुत सारे हैं। गैस में हम कुछ कुछ गैस लिख सकते हैं जैसे कि H2, O2, N2, ETC। तो फिज़िकल में बस इतना ही है। एक और चीज़ है कि ये तीनों जो स्टेट है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दें तो अभी हम आते हैं केमिकल में। केमिकल क्लासिफिकेशन ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना होता है, उसके पास दो तीन सब्सटेंस नहीं होते, और इसका जो मास होता है वो फिक्स रेशियो में होता है। ठीक है, तो इस प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट जो है मतलब एक सब्सटेंस के एक ही एटम से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और जो कंपाउंड्स है वो मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब ये दो और मोर एटम से बना होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो हम इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और एक मेटालॉइड्स। इनके एग्जांपल हम जानते हैं मेटल्स जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उसमें बहुत सारे हैं, बोरॉन हो गया, फिर हमारा फॉस्फोरस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो मेटालॉइड है उसके भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, सिलिकॉन हो गया, बी हो गया, तो सॉरी जी हो गया। तो ऐसे कुछ मेटालॉइड के एग्जांपल हैं, ये हम अच्छे से पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज चैप्टर है आईओसी का वहाँ पे पढ़ेंगे। चलो कंपाउंड्स में आ जाते हैं। कंपाउंड्स में दो और मोर एटम से बने होते हैं। तो कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि HCl, H2O, CO2, ये सब जो एग्जांपल है वो कंपाउंड्स के एग्जांपल है। तो अभी मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर जो है मतलब वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना होता है, मतलब उसमें दो सब्सटेंस मिक्स हुए रहते हैं, इसीलिए उसको मिक्सचर कहते हैं। और इन मिक्सचर को हम लोग किसी केमिकल प्रॉपर्टी से या फिर किसी केमिकल प्रोसेस से इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इनको हम अलग कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस को हम किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल सब्सटेंस से बने होते हैं। इसके भी दो पार्ट हैं, एक होमोलोगस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अगर जो होमोजेनस मिक्सचर है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली फील्ड होते हैं, उनके पूरे कंपोनेंट जो हैं वो यूनिफॉर्मली फील्ड होते हैं। लेकिन जो हेट्रोजेनस है उसमें नॉन यूनिफॉर्मली फील्ड होते हैं, कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। और इसमें जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इनके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। होमोजेनस के एग्जांपल है, अगर हम वाटर में चीनी को डाल दें, उसको मिक्स करें, तो कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद चीनी मेल्ट हो जाता है और उसके अंदर पूरा घुल जाता है। तो ये जो होगा ये होमोजेनस का एग्जांपल होगा, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हेट्रोजेनस होता है उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सैंड और वाटर। इसके अंदर से हम सैंड निकाल सकते हैं, इसलिए इसको अलग कर सकते हैं, इसीलिए हेट्रोजेनस है। इसके और भी एग्जांपल हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर। इसके डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हम ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। तो
ये हमने जान लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट एक अच्छा सा टॉपिक है। एसआई यूनिट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट जिससे हम उसका नाम ना लिख के उसको जान पाएँ। तो जैसे कि लेंथ हो गया, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 नाम मैंने लिया अभी, ये 7 बेसिक्स यूनिट्स होते हैं। मतलब जो भी बेसिक यूनिट्स बनते हैं ये इन्हीं लोगों से बनते हैं। तो इनके सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, आप याद कर लीजिएगा। और इनके ऐसा यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के लिए। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का मोल। एन को मोल से डिनोट करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें पढ़ेंगे मोल टॉपिक में। और इसके सिंबल भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो इतना ही है बेसिक यूनिट्स में। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द अबव बेसिक यूनिट्स। मतलब ये जो भी हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे ये सब बने होते हैं इन्हीं बेसिक यूनिट से। ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उन्हीं से बने होते हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क या फिर एनर्जी, तो इनके हम लोग तो ये सब पहले जानते होंगे, अपने हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा होगा। तो इसके यूनिट हैं, मतलब ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप याद कर लीजिए, सॉरी। और इनके सिंबल भी थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि सम कॉमन प्रीफिक्सेस यूज्ड इन बेसिक यूनिट्स। मतलब जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके आगे कुछ भी अगर प्रीफिक्स हम डालते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो कि वो वर्ड के पहले लगता है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा, फिर वर्ड लगेगा। तो जो भी चीज़ एक वर्ड के पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और वर्ड के बाद जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। ये अच्छा चीज़ एक जान लीजिए आप। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रीफिक्स का नाम दिया। आप बहुत सारे नाम जानते भी होंगे, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, लेकिन आप बहुत सारे का नाम नहीं भी देखे होंगे। तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, जितना इतना हार्ड है नहीं है, तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है बाकी चैप्टर्स के लिए। और ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 लीटर जो होता है उसको हम 100 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, या फिर 1 DM क्यूब बोलते हैं। और जो 1 मिलीमीटर है उसको 1 cm क्यूब या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर CC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम इतना तो हमने पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं यूनिट कन्वर्ज़न की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्ज़न दिए गए हैं, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे जुड़े हुए, तो देख लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम है ये ए के ऊपर एक सर्कल होता है एंगस्ट्रॉम। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। एक एंगस्ट्रॉम को हम लोग 10 to the power -8 सेंटीमीटर बोलते हैं, या फिर 10 to the power -10 मीटर। और 1 kg को 1000 ग्राम, 1 ग्राम को 1000 मिलीग्राम। और ये एक तो फॉर्मूला है जो कि 1 AMU = 1.67 × 10⁻24 ग्राम। AMU के बारे में हम नेक्स्ट क्लास, मतलब कि कल अच्छे से जानेंगे कि AMU को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, क्यों कहते हैं वो कल जानेंगे। तो ठीक है, ये कल अच्छे से जानेंगे। आप ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये 6 टॉपिक्स है। और इसमें एक एडिशनल वॉल्यूम के टॉपिक में एक तो एडिशनल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एक DM क्यूब होता है उसको 1 लीटर भी बोलते हैं और 1000 ml भी बोलते हैं। ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। 1 DM क्यूब को
एक DM क्यूब को 1 लीटर या फिर 1000 लीटर भी कहते हैं। इससे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है सेल्सियस से केल्विन और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो देखते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज होता है। अगर कोई भी चीज़ सेल्सियस में दिया होगा तो उसके साथ अगर हम 273.15 ऐड कर दें तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल लें, तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो अगर हम उसको केल्विन में चेंज करना चाहिए तो 27 + 273 कर देंगे, तो ये केल्विन में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेकंड फार्मूला, जो कि है एक सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो सॉरी, जो अगर फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसमें अगर हम 5/9 इंटू करके जो जितना भी दिया होगा उससे -32 कर दें तो सेल्सियस निकल जाएगा। तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 = डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों फार्मूला, ये एक फार्मूला है और ये एक फार्मूला, आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ये सब चीज़ थोड़ा याद करने का है, पर क्या करें, केमिस्ट्री है, थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बार याद हो गया तो फिर तो सब ठीक है, सब इजी है। लेकिन ये थोड़ा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो फर्स्ट है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसे हम लॉ ऑफ इंडक्टिविटी ऑफ मैटर कहते हैं। सॉरी, ये मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते। मतलब ये स्टेट करता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड by any physical or chemical reactions, but its state can be changed by increasing or decreasing the temperature। तो ये कहता है, और इसका जो मेन मतलब ये जो मेनली कहता है ये है कि जो रिएक्टेड मास होता है, हम जानते हैं कि दो रिएक्टेंट से बन के प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब रिएक्टेंट को मिला के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो भी रिएक्टेड मास होता है, मतलब रिएक्टेंट का जो भी मास होता है वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम रिएक्टेंट को जब मर्ज करेंगे, फिर उनका जब केमिकल उनका जब मर्ज होगा, तो अगर रिएक्टेंट नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड अगर अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो तब उसका जो फार्मूला बनेगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो भी मास रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, मतलब जो भी रिएक्टेंट का अनरिएक्टेड पार्ट होगा वो प्रोडक्ट के मास से मिल जाएगा और फिर रिएक्टेंट का टोटल मास निकलेगा। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है जो कि है H2 + CH2 गिव्स HCl। तो इसमें भी जो भी रिएक्टेंट का मास है, ये है रिएक्टेंट, ये दोनों है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट का मास है, जो कि इसका मास है 2 और इसका मास है 71, इसका मास है 2, इसका मास है 71। इसका मास 71 क्यों हुआ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मोल पढ़ेंगे तब अच्छे से एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। तो इसका जब हम एडिशन करेंगे तो ये आ रहा है 73 और ये है HCl। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2 ठो H है और 2 ठो Cl है, तो हम इधर एक 2 लगा देंगे तो 2 HCl हो गया। तो इसका जो भी मास होगा उसमें 2 इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू H + Cl का मास होगा 1 + 35.5, 1 होगा H का प्लस Cl का 35.5। तो ये हम कल पढ़ेंगे इसका क्यों एटॉमिक मास 35.5 हुआ, इसका 71 क्यों हुआ। तो ये हम कल अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये भी हो जाता है 70
3। तो आप देख सकते हैं दोनों का 73 ग्राम हो रहा है। तो यही बता रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होता है। तो यही मतलब जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है ये इतना ही स्टेट करता है। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस तो बहुत जगह से हमको मिल सकता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल ले वाटर, तो कितने जगह से मिल सकता है हमको। रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, हमारे टैप वाटर से मिलता है और सी से मिलता है। तो को कहीं से भी मिले तो उनका जो वेट होगा, उनका जो वेट का रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग जो कि NH3 हमको कहीं से मिले, एटमॉस्फेयर से मिले या फिर कोई भी स्टेट से मिले, लिक्विड सॉलिड गैस या फिर सॉइल से मिले, कहीं से भी मिले, लेकिन उसका जो N और H3 का जो रेशियो होगा उनके वेट का वो सेम होगा। तो उसका जो एग्जांपल है मैं लिख दे रहा हूँ। H2O का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो H2O का जो उसका जो वेट है, H2 का होगा 2 और O का होगा 16। क्यों होगा मैंने आपको बताया, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप नहीं जानते तो, जानते हैं तो वेल डन। तो जो H2 होगा 2:16 के रेशियो में होता है। मतलब उसको हम अगर रेशियो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1:8 में होगा। तो अगर आप किसी भी जगह से वाटर को ले आओ, फिर वाटर किसी भी जगह से अगर आ रहा है तो उसका जो मास का मतलब उसका जो वेट का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो यही कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इससे मतलब ये लॉ में जाने से पहले मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बता दे रहा हूँ कि जो हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है उसको दिया था लेवोइजियर ने। लिख दे रहा हूँ इधर, लेवोइजियर, ये नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा, लेवोइजियर। और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये दिया था हमारे प्राउस्ट ने, PROUST, ठीक है। और जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो दिया था डेल्टन ने। अगर इन्होंने नहीं दिया होता तो आज हमको पढ़ना भी नहीं पड़ता, क्या करें स्टूडेंट लाइफ। तो ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि डेल्टन ने दिया था। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी दो कंपाउंड, अगर मतलब कोई भी दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड अगर मिक्स होके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, या वो कंपाउंड अगर एक से ज़्यादा बना रहे हैं, तो उन जो एलिमेंट सेम नहीं होगा, मतलब द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं N एंड O का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि N2O, NO2, N2O3 और भी बहुत सारे बनाते हैं, N2O5। हम देख सकते हैं ये कितने सारे बना रहे हैं, N2O4। तो ये लॉ ये प्रपोज करता है कि जो N है ये तो सब में सेम है, तो इसका जो रेशियो होगा वो तो मतलब इसका जो होना चाहिए वो तो होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास का और जो वेट का रेशियो होगा वो तो सब में अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो सिंप्लीफाइड रेशियो होगा वो होगा एक सिंपल रेशियो। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें इनकी वेट के रेशियो में, तो ये जो N2O है ये 28:16 के रेशियो में है, ये 14:16 के रेशियो में है। तो आप ये देख सकते हैं जो NO2 है ये जो NO है ये 14:16 के रेशियो में है। जो N2O3 है वो 28:48 के रेशियो में है। जो N2O4 है वो 28:64 के रेशियो में है। और जो N2O5 है वो 28:8
80 के रेशियो में है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो है 16, 16, 48, 64, 80, ये एक सिंपल रेशियो का फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसको रेशियो के हिसाब से लिखूं तो 64:80, देखो आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो होगा सिंपल रेशियो 1:2, 2:3, 4:5। इसको अब अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक और एग्जांपल है SO2 और SO3 का, तो इसमें भी सेम है, वो सिंपल रेशियो जैसे 2:3 में आ जाता है। तो इतना ही है। अभी हम अपने नेक्स्ट लॉ में चलते हैं जो कि है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम होता है वो गे ल्यूसेक ने वो दिया था, और ये स्टेट करता है कि कोई भी अगर गैसियस रिएक्शन हुआ तो जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और ये जो सिंपल रेशियो वॉल्यूम है ये हमेशा सेम टेम्परेचर और प्रेशर में होता है। तो इसका एक स्पेशल नोट दिया गया कि ये जो लॉ है ये खाली गैसियस रिएक्शन में काम देता है, बाकी कोई रिएक्शन में काम नहीं देता। और इसमें वॉल्यूम का रिलेशन है मोल और मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए, लेकिन मास का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग कि जब भी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन तो गैसियस मतलब गैसियस जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो देख सकते हैं अगर हाइड्रोजन के एक वॉल्यूम और क्लोरीन का एक वॉल्यूम मिल रहा है तो HCl का 2 वॉल्यूम निकल रहा है। तो देख सकते हैं ये एक सिंपल रेशियो में है 1:1:2। और ऐसे ही N2 + 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3 में इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 3 वॉल्यूम है, तो इसका NH3 का 2 वॉल्यूम निकल रहा है। तो ये भी एक सिंपल रेशियो में फॉर्म किया है 1:3:2। तो ये इतना ही स्टेट करता है। ये थोड़ा नाम याद कर लीजिएगा, गे ल्यूसेक। तो अभी हम नेक्स्ट लॉ जो कि है एवोगैड्रोस लॉ, इधर चलते हैं। ये हमको स्टेट करता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम में सब गैसेस हैं अगर इक्वल वॉल्यूम में कंबाइन कर रहे हैं तो अगर उनका मॉलिक्यूल्स भी सेम है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में, तो पूरा सब चीज़ सेम हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूल सेम होगा, एटम सेम होगा, सब सेम होता है। इसे एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर एक वॉल्यूम ऑफ H2 एक वॉल्यूम ऑफ Cl2 से मिलता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसका अगर n मॉलिक्यूल्स होगा, इसका भी अगर n मॉलिक्यूल्स होगा, तो HCl के 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सब सेम लेवल पे चलते हैं और मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं सब सेम है। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो डिविजिबल होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते। तो अभी हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डेंसिटी का टॉपिक। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़ा देख लेते हैं डेंसिटी। तो आप लोगों ने डेंसिटी तो पढ़ा होगा, डेंसिटी = मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी = मास अपन वॉल्यूम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज हम इन्हीं डेंसिटी के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे कि डेंसिटी 3 टाइप्स के होते हैं। एक है VD जिसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी, एक है रिलेटिव डेंसिटी जिसे RD कहते हैं, और एक है हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हमने तीनों को जान लिया। इसे HD कहते हैं। अब इन्हें कैसे ये फॉर्म होता है ये जान लेते हैं। जो VD होता है ये डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से बनता है। डेंसिटी ऑफ गैस जनरली क्वेश्चंस में दिया रहता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आपको मास और वॉल्यूम दिया होगा ताकि आप निकाल सकें डेंसिटी, जो भी गैस का क्वेश्चन में मेंशन होगा।
और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये होता है 0.000089, ये होता है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो कभी भी आपको अगर वीडी पूछे तो आप जो भी डेंसिटी दिया होगा गैस का उसके नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ गैस ए बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी। डेंसिटी ऑफ गैस ए बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी, मतलब आपको क्वेश्चन में दो गैस के बारे में दिया रहेगा। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पूछा तो आप उन्हीं दोनों के डेंसिटी या फिर उनके अगर मास और वॉल्यूम दिया होगा तो उससे डिवाइड कर लेना, रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। तो अभी हम स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में जानते हैं। जो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है वो इट इज़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जो भी रिलेटिव डेंसिटी निकलेगा, वो जो भी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी रिलेटिव डेंसिटी निकलेगा उसको वाटर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये करने से हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। तो एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो वीडी आरडी और एचडी हैं ये यूनिटलेस होते हैं क्योंकि ये रेशियो में होते हैं। इनका कोई ऐसे जनरल, हम लोगों ने जो 7 ये पढ़ा था, जो 7 बेसिक यूनिट्स पढ़ा था उसके अंदर ये नहीं आते, ये रेशियो में होते हैं, इसलिए ये यूनिटलेस होते हैं। तो अभी हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट क्या है ये हम आपको कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मोल्स के बारे में उधर हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा जान लेते हैं जो वीडी होता है वो तो मैंने आपको बताया कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो जो MW होता है मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 2VD। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो आप पहले वेपर डेंसिटी निकाल लेना और उसके साथ 2 इंटू कर देना तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। और अगर वेपर डेंसिटी पूछा तो MW बाय 2 कर देना। तो इतना ही है, इसका रिलेशन तो इतना ही था। MW क्या होता है अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम मोल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स बनाएंगे। तो उसके लिए वेट कीजिए आप। और हमारा जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और जो एनिमल टिश्यू जो चैप्टर है वो चल रहा है, वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।